हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.3 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियोमेटिक अप्रोच यही है कि कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट है, उसके आउटकम में सपोज W1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से करते करते ओमेगा n। तो एक तो ये कि सबकी प्रोबेबिलिटी, सबकी ओमेगा आई, ये हमेशा 1 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, या लीस्ट टू लीस्ट 0 हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है। और इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो हमेशा 1 होगा। ये दो चीज़ें एक्सियोमेटिक अप्रोच होती हैं। तो नाइन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इवेंट दे रखा है, मैं इसमें ही बता देता हूँ आपको। तो आपको बताना है कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ वैलिड है और कौन कौन सी वैलिड नहीं है। जैसे ये W1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, W2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है, क्या ये जो आउटकम्स आए हैं सबकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, और सेकंड क्या सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज़ 0 और 1 के बीच में 1/6 का मतलब 0.17 कुछ होता है। तो यस, ये और सबका सम भी 1 आ रहा है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 6/6 आएगा, यानी कि ये वैलिड है। सेकंड, ये सारी 0 और 1 के बीच में है और सबका एडिशन 1 आ रहा है, ये भी वैलिड है। थर्ड, यहाँ पे देखो सम, ये प्रोबेबिलिटी -1/4 आ गई, नहीं वैलिड है। ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये 1 से ज़्यादा आ गई, ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे सारी 0 और 1 के बीच में तो है, लेकिन सबका सम 1 नहीं आ रहा है। यहाँ 1 तो इन दोनों का सम ही हो जाता है, 1 ज़्यादा हो गया, तो ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है ना, सबका सम 1 नहीं है, इसलिए वैलिड नहीं है। तो ये सिंपल था एक्सियोमेटिक अप्रोच। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वैसे आप प्रोबेबिलिटी 9th-10th में पढ़ के आए हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, जो इवेंट है उसके फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इक्वली लाइकली आउटकम्स, कुछ टर्म्स बताता हूं मैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं बेटा वो आउटकम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे कॉइन टॉस करो तो हेड और टेल आता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। डाई थ्रो करो तो 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 है। तो ये भी इक्वल लाइकली आउटकम है। लेकिन अगर एक स्पिन पे मैं 6 नंबर लिख दूँ, पहले पे ए, दूसरे पे ए, तीसरे पे ए, चौथे पे बी, पांचवे पे बी, छठे पे सी, तो यहाँ पे ए के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि 1/2 है। बी के आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी कि 1/3 है। और सी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो सब सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है ना, तो ए बी और सी जो ये आउटकम्स हैं ये इक्वली लाइकली नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली है। ओके, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, ये एक ही बात है दोनों ना। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वही है जो आपने सेट्स में पढ़ा था, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस इस बार प्रोबेबिलिटी है, उसमें नंबर था, इससे प्रोबेबिलिटी होता। जैसे सेट्स में फॉर्मूलाज बनते थे, इसमें भी सेम तरीके से फॉर्मूलाज बनते हैं बेटा। जैसे ये चीज़ ए और बी होता है ना, तो इधर जितने आउटकम्स आए उनका काउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। सिमिलरली ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी बार कहलाता है, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए
या बी इंटरसेक्शन ए बार कहलाता है, एंड सो ऑन। अच्छा, नॉट ए की प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ऑब्वियसली किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है हमेशा। नॉट ए को अपन ऐसे भी लिखते हैं पी ए बार। तो इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ ए होता है। इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 10, इजी क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 10, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स अवेलेबल हैं। आई होप आपको सब जानकारी है कार्ड्स के बारे में, मैं बता दूँ एक बार फिर भी। 52 कार्ड्स में आपके 4 सूट्स दो कलर होते हैं, नेमली ब्लैक एंड रेड। 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं। टोटल 4 सूट्स होते हैं, 2 ब्लैक सूट नेमली स्पेड और क्लब, एंड रेड के भी 2 सूट होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। 13 कार्ड स्पेड के होते हैं, 13 क्लब के, ये 26 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और यहाँ पे भी 13 हार्ट के, 13 डायमंड के, 26 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये 13 कार्ड कुछ तरह से होते हैं, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग। 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग। ये कार्ड जो है ये कोर्ट कार्ड्स या फेस कार्ड्स कहलाते हैं। कोर्ट कार्ड्स क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे जैक क्वीन और किंग कोर्ट में बैठते थे इसलिए। और फेस कार्ड क्यों? क्योंकि पूरे ताश में, पूरे ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, यही कार्ड जैसे जिन पे फेस बने हुए आते हैं, बाकी कार्ड्स पे फेस नहीं होते। ये कार्ड पे नंबर बने हुए आते हैं, एस नहीं ना, इनको नंबर्ड कार्ड्स बोलते हैं। एस को किसी में भी नहीं, नंबर्ड कार्ड में भी आता है, और ये फेस कार्ड में स्पेसिफिक नहीं है, बाहर ही आता है। हर एक कार्ड 3 होते हैं, एस 4 होते हैं, हर एक कार्ड 4 होते हैं। एस 4 होते हैं, 2 4 होते हैं, जैक 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, किंग 4 होते हैं। ओके, तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन अपन आंसर करते हैं। इफ ईच आउटकम इज इक्वल लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। एक कार्ड निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको ऐसे लिखो कि कार्ड डायमंड का होगा। तो ए इवेंट मान लेते हैं, लेट ऐसे लिखते हैं, लेट ए इज द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ऑफ डायमंड। जो कार्ड निकालेंगे वो डायमंड का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा बेटा, डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 फेवरेबल है, टोटल 52 है, 13 और 52 कटते हैं, 1/4 आंसर आया। सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन एस। तो लेट बी इज द इवेंट दैट द कार्ड इज नॉट एन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा बेटा, देखो इस 52 कार्ड्स में 4 एस है, तो नॉट एन एस कितने हैं, 52 में से 4 गए, फिर 48, तो 48/52 इन 12/13 आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप ई मान लेते हैं, ई इज द इवेंट दैट द कार्ड इज एन एस, उल्टा मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होता है बेटा, एस की होने की प्रोबेबिलिटी 4/52 यानी 1/30। अब प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन एस, नॉट एन एस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1 माइनस पी ई, 1 माइनस 1/13 यानी 12/13। ऐसे भी कर सकते थे, ये भी तरीका सही है, जो भी आप करना चाहो। सिमिलरली एक ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दैट वैसे करना, सी इज द इवेंट दैट, ए भी मान लिया, सी मान लेना कि कार्ड ब्लैक होगा। ब्लैक कार्ड कितने बेटा, 26 होते हैं, तो इसका आंसर होगा 26/52 यानी 1/2। नॉट अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड
इज नॉट ऑफ डायमंड, तो डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, उनको हटा देना। ये काम करना, डायमंड की प्रॉबिलिटी अपन निकाली 1/4, तो नॉट डायमंड की कितनी होगी 1 - 1/4, यानी 3/4 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नॉट अ ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड की अपने प्रॉबिलिटी निकाली थी PC 26/52 यानी 1/2, नॉट अ ब्लैक कार्ड मतलब PC बार निकाल देना 1 - 1 PC 1 - 1/2 यानी कि 1/2। ओके, और फोर्थ में इसका ध्यान रखना बेटा, PA बार निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A bag contain 9 discs, okay, 4 red, 3 blue and 2 yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn from bag. Calculate the probability that it will be red. So let A is the event that the disc is red, तो probability of A कितना हो जाएगा 4, रेड डिस्क 4 है, एंड C मान लेते लेट द डिस्क इज ब्लू, तो probability ऑफ येलो का कितना होगा बेटा, येलो डिस्क कितनी है 2/9, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, अब लास्ट बचा ब्लू 3 है, 3/9। ओके, अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क इज नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी थी C, तो नॉट ब्लू कितना होगा बेटा C बार, इसको 1 - PC कर सकते हैं, PC आया 3/9 यानी कि 1/3 सॉरी, तो 1 - 1/3 इसका मतलब आ जाएगा ये 2/3। नेक्स्ट फिफ्थ, द डिस्क इज इधर रेड और ब्लू, ये चीज ध्यान समझना बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्क इज इधर रेड और ब्लू, तो रेड होने को क्या माना था अपन ने A, और ब्लू होने को क्या माना था C, तो आपको एक्चुअली A यूनियन C पूछा है। ओके, तो इसमें अपन फॉर्मूला से नहीं निकालते, डायरेक्टली निकाल देते हैं। ब्लू डिस्क या रेड डिस्क काउंट कर लो, रेड डिस्क 4 है, ब्लू डिस्क 3 है, तो 7/9 आपका आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एग्जाम्पल 12th। Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10. तो अपन एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं, let A is the event that Anil will qualify the examination and B is the event that Ashima will qualify the examination. Probability of A आपको ऑलरेडी दे रखा है 0.05 and probability of B मतलब Ashima will qualify the examination दे रखा है 0.10 and the probability that both will qualify the examination मतलब intersection, मतलब ये भी qualify करे अनिल भी और आशिमा भी करे, दोनों काम साथ में, वो इंटरसेक्शन में आता है। ये आपको दे रखा है 0.02। अब आपको पूछा क्या क्या है, फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। वेन डायग्राम समझाता हूं। ये वो यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ पे अनिल पास हुआ, ये वाला पार्ट है जहाँ आशिमा पास हुई, और ये वाला वो पार्ट है जो जिसमें दोनों पास हुआ है, और ये वाला वो पार्ट है जिसमें एटलीस्ट एक तो पास हुआ ही। आपको दोनों ही को पास नहीं करना है, तो दोनों ही क्वालिफाई नहीं होने चाहिए, मतलब इसके बाहर वाला।
ये बाहर वाले पोर्शन में अनिल भी क्वालिफाई नहीं हुआ और आशिमा भी क्वालिफाई नहीं हुई। तो ये बाहर वाला पोर्शन कैसे निकलेगा बेटा? सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो आप अगर 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको बोथ विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन मिल जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02, ये हो गया 0.13। तो ये हो गया 0.87 विल बी योर आंसर। ओके, सेकंड, at least one of them will qualify the exam। मतलब एटलीस्ट एक तो पास करना ही चाहिए। मतलब इसमें कौन सा आएगा बेटा? या तो केवल ए पास कर ले, या दोनों पास कर ले, या ओनली बी पास कर ले, ये वाला पोर्शन। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको पूछा है इसमें। क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मूला है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो अभी अपन ने जस्ट कैलकुलेट किया है ना, 0.13। ओके, अब नेक्स्ट पूछा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम। ओनली प्रोबेबिलिटी दैट only one of them will qualify the exam। तो ये क्या होगा बेटा? पहले मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ। ये वाला पोर्शन जिसमें केवल या तो केवल ए पास करे या केवल बी पास करे, दोनों पास नहीं करने चाहिए, दोनों फेल नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों पोर्शन हटा दिए मैंने। तो इसका क्या होगा बेटा? इसका तो ये हो सकता है ना, यूनियन में से अगर आप इंटरसेक्शन हटा दो, है ना, इसको ध्यान रखना, सिमेट्रिक डिफरेंस भी बोलते हैं, ए डेल बी भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए। ये ए माइनस बी होता है, ये बी माइनस ए होता है। इसको अपन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखते हैं। कैलकुलेशन के लिए ये चीज रहती है, इनमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर ए मार्क इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, ए माइनस बी को अलग करो, बी माइनस ए को अलग करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, लेकिन ये इजी रहेगा। तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.13 आई थी अभी जस्ट, और इसके लिए क्वेश्चन में दी हुई है 0.02। तो 0.11 आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 12। A committee of 2 persons is selected from 2 men's। आपके पास 2 मेंस अवेलेबल है एंड 2 वुमेन अवेलेबल है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मेन? तो देखो, पहले आप 4 लोग हो गए आपके पास। 4 लोगों में से 2 लोग कितने अलग अलग तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting 2 persons out of 4 person। कमिटी है बेटा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी यूज होता है बेटा। तो 4 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, 4C2 तरीके से कर सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी दैट नो मैन इज चूजन, तो इसमें क्या करोगे? पहले वो केसेस बताओ जिसमें नो मैन चूज हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 4C2 है। अब नो मैन चूज हुआ है मतलब एक भी आदमी नहीं होना चाहिए। तो मैन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली दोनों वुमेन होगी। आपके पास 2 वुमेन अवेलेबल है और 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 2 वुमेन में से दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा 2C2 तरीके से। तो ये वो केसेस हुए जिसमें आप नो मैन सेलेक्ट कर सकते हो 2C2, और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2C2 ओपन अपॉन 4C4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी दैट 1 मैन इज चूजन, तो 1 मैन चूज हुआ है तो ऑब्वियसली 1 वुमेन होगा। तो आपको दोनों काम साथ में करने हैं। 1 मैन को चूज करना है,
2 मैन में से 1 वुमेन को अपन 2C1 तरीके से कर सकते हैं। एक वुमेन को भी चूज करना पड़ेगा सो दैट अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन कैन बी फॉर्म्ड। तो 2 वुमेन में से एक वुमेन को अपन 2C1 तरीके से वापस चूज कर सकते हैं। दोनों काम साथ में करना है इसलिए मल्टीप्लाई। ये तो वो केसेस हुए जब 1 मैन चूज किया जा सकता है। अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 4/2। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट 2 men आर चोजन। तो 2 आदमी कैसे चूज कर सकते हैं बेटा? 2 men है, दोनों में से दोनों को चूज करना पड़ेगा, वुमेन चूज ही नहीं होगी। अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 4/2। बस सॉल्व कर दो। 2C2 के लिए 1 और 4C2 के लिए 6, 1/6। इनकी 2, इसके लिए 2, इसके लिए 6, यानी कि 2/3, 1/6 इसका आंसर। सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन आज आपको एक्सरसाइज 16.3 में देखने को मिलेंगे। आज आप सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। थैंक यू।